हेलो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपकी मैम ने ये चैप्टर करवा दिया था पर मैं दोबारा करवा रही हूँ। आप ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें एग्ज़ाम में आना है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी। ओके, चलिए रिवीजन पर्पज़ से इसको कर लेते हैं। हमारा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बट पहले रिसोर्सेज को लेकर चलते हैं। रिसोर्सेज मीन्स आपने छोटी क्लासेस में अब तक पढ़ा है। रिसोर्सेज मीन्स वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, ठीक है। जैसे पानी, मुझे प्यास लगी थी, पानी पी लिया तो पानी मेरे लिए रिसोर्स हुआ, ठीक है। भूख लगी थी, खाना खा लिया तो खाना क्या हुआ, रिसोर्स हुआ, ठीक है। ये हम अब तक करते थे कि छोटी क्लासेस में रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपने पढ़ा भी है, 7th में भी पढ़ा होगा रिसोर्सेज क्या हैं, बायोटिक, अबायोटिक वगैरह। ओके, अब हम क्योंकि बड़े लेवल पे आ गए हैं तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन सबसे पहली लाइन ही यही यहाँ से स्टार्ट है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाइड आवर नीड। वो सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें मिलती हैं और हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। बट रिसोर्स में और क्या होना चाहिए, कुछ स्पेशल क्वालिटी हैं, अगर वो होंगी तभी रिसोर्स कहलाएगा। जैसे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ हमारे को मिलनी चाहिए, हमारे पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हम उस रिसोर्स को निकाल सकें, उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे हम मतलब क्रूड ऑयल निकालते हैं, अलग अलग टेक्निक यूज़ करी हुई हैं। पहले तो नहीं थी हमारे पास ऐसी टेक्निक, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, फिर भी हमारे पास कहीं ना कहीं टेक्निक्स की कमी रहती है। जैसे अभी आगे एग्जांपल में आएगा कि सोलर एनर्जी वगैरह है, जो हम जितनी हमें मिल रही है, हम पूरी की पूरी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं कि हम उसे मतलब उस पूरी की पूरी सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकें, ठीक है। आगे आता है, मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। हमें पता है कि रिसोर्स है और उसे यूज़ करने की टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारा आ गया फर्स्ट। सेकंड है इकोनॉमिकली फेसिबल। इकोनॉमिकली फेसिबल मतलब जो चीज़ हमने निकाली है या जो चीज़ हमें मिल रही है एज ए रिसोर्स, उस पे जितना हम स्पेंड कर रहे हैं हमें अर्निंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम स्पेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनपुट बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं और आउटपुट हमें कम मिल रहा है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हम ज़मीन में से ऑयल मतलब निकालने की कोशिश करें, हम कुछ भी हमें लगे कि हमारे नियर अबाउट अर्थ के अंदर कोई ऐसा मतलब कुछ है जो हमें चाहिए और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो हमारा रिसोर्स बन सकता है। गोल्ड मान लो, सिल्क, कुछ भी मान लो आप, ऐसी चीज़ जो हमारी ज़मीन के नीचे पड़ी है, ठीक है। अब हमें उसे निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। मतलब क्रेन्स वगैरह या ऐसे इक्विपमेंट्स जिनसे वो खुदाई करके निकाली जा सके। तो उसके बाद निकले क्या, उसके बाद निकले सिर्फ मतलब हम करोड़ों रुपए खर्च कर दें और निकले सिर्फ 1 लाख का गोल्ड, ठीक है। या बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा गोल्ड निकले, तो उसका हम क्या करेंगे, हमने उससे ज़्यादा तो उस पर स्पेंड कर दिए और जितने की वो कीमत का निकला तो वो एक रिसोर्स नहीं माना जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी चीज़ हम जो अपने लिए निकाल रहे हैं या जो हमें मिल रही है नेचर से, उस पर पैसा ज़्यादा लग जाए और वो काम कम आए, ठीक है, तो वो जो इकोनॉमिकली फेसिबल भी वो चीज़ होनी चाहिए जिसे हम रिसोर्स मानते हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि जितना हम उसमें डाल रहे हैं, जितना हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, उतना हमारे पास आना चाहिए। इवन उससे ज़्यादा आए तो बहुत बेटर है, बट उतना हमारे पास आना चाहिए उससे, ओके। लॉस में नहीं होना चाहिए। तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कल्चर यानी हमारी जो सोसाइटी है वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी रिसोर्स निकाला और हमारी सोसाइटी उसे मतलब अनहोली तरीके से देख रही है या ये मान रही है कि ये हमारे लिए जो है वो सेफ़ नहीं है, या फिर मतलब स्पिरिचुअली वो चीज़ माने ना हो हमारी सोसाइटी में, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो रिसोर्सेज नहीं माने जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के उसमें देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि कहीं कोई मंदिर बना हुआ है या कोई मस्जिद बना हुआ है, उसके नीचे हम कहें कि गोल्ड है, तो चाहे उसमें कितना ही पैसा लगे, लेकिन ये हमारी सोसाइटी कभी भी बर्दाश्त नहीं करती कि
खासकर अपने यहाँ पे, कि किसी मंदिर को तोड़कर उसके नीचे जो गोल्ड है उसको निकाला जा सके, ठीक है। तो वो चीज़ कल्चरली जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी भी उस चीज़ को माने कि येस दैट इज़ रिसोर्सेज और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें रिसोर्सेज में होनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज मतलब हमारे ये रिसोर्स हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए हमारे पास जिससे हम रिसोर्स को निकाल सकें, इकोनॉमिकली भी वो इनपुट और आउटपुट इक्वल हो, ठीक है, और कल्चरली हमारी सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। ये मैंने बताया कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन। एक अदर डेफिनेशन का कंटेस्ट भी हम ले लेते हैं जो आपकी बुक में ही है, फर्स्ट पेज को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, NCERT की बुक में। इसमें दे रखा है, ये आप देखेंगे ट्रायंगुलर दे रखा है, इसमें कहा है कि रिसोर्सेज को हम यूज़ कैसे करते हैं, मतलब रिसोर्सेज आता कैसे है हमारे पास, ठीक है। अब रिसोर्सेज हमारे पास कैसे आया, इसके लिए मान लो कि ये आप हो, मतलब ये आप ह्यूमन बीइंग दिख रहा है ना आपको, आप ह्यूमन बीइंग हो यहाँ पे, ओके। अब ह्यूमन बीइंग होने के बाद क्या होता है कि रिसोर्सेज जो पहले बता चुके हैं, एक सेकेंड, रिसोर्सेज को हम पहले बता चुके हैं, फिर से इसको डिफ़ाइन करती हूँ। मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग आप हो, ओके। अब इसमें जो है कि रिसोर्सेज सारे के सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट एंड रिलेशनशिप होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है रिसोर्स में सारी चीज़ें। जैसे ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर, जो ह्यूमन बीइंग है वो किससे इंटरेक्ट करता है, एनवायरनमेंट से, अपने नेचर से, ठीक है। इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब जो ज़मीन के नीचे चीज़ें हैं हमारे नेचर में, ज़मीन के नीचे जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, या ओशियन में बीच में क्रूड ऑयल वगैरह मिल रहा है, उसके पास जाने के लिए या उसे निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी ज़रूरी है ना। तो ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट से या अपने नेचर से कॉन्टैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होती है और हमें वो चीज़ यूज़ करने को मिलती है। इंस्टीट्यूशन से यहाँ आप वो सारी चीज़ें लगा सकते हो जो भी लगी हुई हैं कहीं से भी रिसोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को करेंगे और इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट से अपना इंटरेक्शन करते हैं, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं किसके लिए, एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, बहुत सारी ऐसे आप कह सकते हो कि एजेंसीज़ बनी हुई हैं जो इस टाइप के काम कर रही हैं और जिससे हमें पूरे रिसोर्सेज मतलब मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज वो सभी चीज़ें हैं जो हमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फेसिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग किसके साथ, नेचर के साथ इंटरेक्शन करता है, एनवायरनमेंट में से चीज़ों को निकालता है अपने लिए थ्रू टेक्नोलॉजी के साथ, और फिर इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके, ठीक है। ये फर्स्ट पेज आपने किया। अब फर्स्ट पेज में ही आपका दे रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन क्या है किसकी, रिसोर्सेज की। मतलब देखिए हम हर चीज़ को ना अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा था बायोटिक, अबायोटिक, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, ये आप पढ़ चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें आ रहे हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले आता है हमारा बायोटिक। ये हमने किस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब ओरिजिन कह सकते हो कि आप एक तरह से कह दो कि उत्पत्ति इन द सेंस कि जन्म उनका कहाँ से हुआ, ये मैं बता ही चुकी हूँ। छोटी क्लासेस में बताया होगा, आई थिंक 7th में आपने ये पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का आपको पता है, बायो मतलब जिसमें लाइफ हो, ठीक है, जिसमें जीवन संभव हो, इस टाइप के, जैसे प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। अबायोटिक मतलब जो नेचर से हमें मिला है और जिसमें लाइफ नहीं सर्वाइव कर रही है, ठीक है। मतलब
जो लाइफ उसके अंदर नहीं है, मतलब उसकी वजह से तो कर रही है बट उसमें नहीं है। जैसे हमारे नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, एयर है, वाटर है, सैंड है, ये सब हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने कॉमनली बहुत पहले पढ़ी होगी। सेकंड जो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबल, ठीक है। एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब उसका आप ये कह सकते हो कि किसी भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उनको एक तरह से उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल में आप वाटर बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि रेन्यूएबल वो चीज़ें आप कह सकते हो जो दोबारा से हमें मिल जाती हैं। जैसे पानी देखिए, आप पानी को यूज़ कर रहे हो, वो अंडरग्राउंड वाटर बन के नीचे चला गया, या फिर वो ओशन वगैरह में मिल गया, आपने यूज़ किया, नालियों में से बह बू के वो प्योरीफाई होके ओशन में मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसमें जो है गर्मी पड़ी, वाटर वेपर्स बने, ऊपर उठ गए, बारिश हो गई, कंडेंसेशन हो गई, और फिर से वो पानी हमें यूज़ करने को मिल गया। तो क्या था, ये रेन्यूएबल रिसोर्स था। नॉन रेन्यूएबल जो चीज़ यूज़ हो गई है और उसको वापस आने के चांस बहुत बहुत टाइम के बाद होते हैं। जैसे कि कोल को मान लो आप, ठीक है, वो हमारे लिए नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसको बनने में ना बहुत टाइम लगता है, लगभग लाखों हज़ारों साल लग जाते हैं उसको दोबारा बनने में, बट हम उसे यूज़ बहुत जल्दी कर देते हैं और वो ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब आप किस चीज़ को कितना यूज़ कर रहे हो, उसको हम कितना यूज़ कर पा रहे हैं, वो हमारे पास कितना अवेलेबल है और कितना वो दोबारा से बन पा रहा है, ठीक है। रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। अगला आता है जो तीसरा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यहाँ इन्होंने एक लिखा नहीं है, यहाँ सेकंड नंबर पे आना चाहिए था, ये इंडिविजुअल है और इसमें आना था कम्युनिटी, ठीक है। मैं दोबारा से इसको कर देती हूँ यहाँ पे, जो इंडिविजुअल है और एक आएगा कम्युनिटी बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये बहुत इजी है आपके लिए कि ओनरशिप आपने पहले भी पढ़ी है कि किसके ऊपर किसका राइट होता है, कौन उसका ओनर है। इंडिविजुअल जो होंगे आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, आप उसके इंडिविजुअल जो है ओनर हैं। कार है, हाउस है, बाइक है, आपके फर्नीचर्स हैं, वो सब आपका अपना राइट है उस पर। तो मीन्स वो आप उन रिसोर्सेज के आप इंडिविजुअल जो हैं वो ऑनर हैं। अब आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का आपको पता ही है कि वो सारे रिसोर्सेज आप ये कह सकते हो कि जो हमारी कम्युनिटी के पास हैं, जैसे हमारी आप कह लो कि कोई भी रेलवे स्टेशंस मान लो या पार्क मान लो, या पार्क में या रोड पे या जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ जो जिसपे पूरी कम्युनिटी का राइट है, सिर्फ इंडिविजुअली आपका नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ ऑनर बेसिस पे। 3 टाइप के बेसिस मैं कर चुकी हूँ, वो बहुत इजी हैं आपके लिए। ओरिजिन बेसिस पे बायोटिक, अबायोटिक, एग्जॉस्टेबल पे नॉन रेन्यूएबल और रेन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे इंडिविजुअल और कम्युनिटी बेस। अब हम जो कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से करो, क्योंकि इसी में सब बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब किस में कितनी डेवलपमेंट हुई है, उन बेसिस पे हमने इनको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। मैं इसको एक्स्ट्रा जो है अलग से जूम कर देती हूँ और इस चीज़ को हम करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कितनी डेवलपमेंट हुई है, उस हिसाब से हमारे पास हम कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। पहला आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स ध्यान से समझना इनको, अगर ये समझ लोगे तो फिर जो आपके डाउट होते हैं कि इनमें पोटेंशियल में या रिज़र्व में क्या फ़र्क है, वो सब क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब आपकी बुक में ही दे रखा है, आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। आपकी बुक में दे रखा है पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, मतलब हमारे पास अवेलेबल हैं, पर हम उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हम उस सारों को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। हमारे पास इतना, ये मान लो कि इतना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या हम इतना ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करते, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हम यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आप कह सकते हो, आपकी बुक में ही दे रखा है पेज नंबर 2 पे, ठीक है। सोलर एनर्जी जो राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा
पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है हमें वहाँ से। राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential for development of wind and solar energy। वहाँ से हमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल सकती है उस एरिया से, पर हम प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए हमारे को उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हुए पोटेंशियल जिसका हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास वो है, बट हम क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे और हम उसको पूरे अच्छे से मतलब जितना हमें मिल रहा है, देखो कितना सनलाइट तो सारी जगह है, विंड भी सारी जगह है, हम उससे कितनी एनर्जी ले सकते हैं, पर हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे इतने एरिया में। ठीक है, आगे आ रहा है कि सेकंड जो है वो है डेवलप्ड, कि कोई भी आप कह सकते हो कि रिसोर्स कितना डेवलप्ड है, मतलब उसमें क्वालिटी कितनी है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी का हो सकता है। तो इसमें हम कह रहे हैं डेवलप्ड में सबसे अच्छा एग्जांपल आएगा पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम कैसे, वो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड आवर यूटिलाइजेशन। मतलब उनका सर्वे हो चुका है, किनका, जो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज है उनका सर्वे कर लिया है। सर्वे मतलब एक तरह से उनका डाटा इकट्ठा कर लिया है कि कहाँ पे है, कितना है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम का हमने सर्वे कर चुके हैं कि कहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी है, उसमें कितना क्वांटिटी है और कितनी उसकी क्वालिटी है, अच्छा कितना है वो। ठीक है, लेकिन मतलब फिर भी हम ये कहेंगे कि उनका पता हमें चल चुका है, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। और टेक्नोलॉजी और वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको कितना यूज़ कर सकें। ठीक है, वो तो पोटेंशियल वो थे जो हमारे पास हैं, बहुत हैं, लेकिन हम उन्हें पूरी अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, डेवलप्ड वो हैं जिनका हम सर्वे कर चुके हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये हमारे पास कितनी क्वालिटी में और कितनी अच्छी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी में हमारे पास अवेलेबल है। हालांकि वो ख़त्म होने वाला है, वो बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हमने पहले उसकी जो क्वांटिटी है वो डिसाइड कर ली है कि हमारे पास इतनी मात्रा में पड़ा है। तभी हम बार बार बोलते हैं ना कि आगे आने वाले हमारी जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि पेट्रोल क्या था, ऑयल क्या था, क्रूड ऑयल क्या था, क्योंकि बनने में तो लाखों साल लगते हैं, हम उसे यूज़ तभी कर देते हैं। ठीक है, थर्ड आ रहा है स्टॉक। स्टॉक नाम से ही पता चल रहा है ना, स्टॉक करना, आप कहते हो ना स्टॉक करना। चलिए, स्टॉक मतलब संभाल कर रखना, कोई भी चीज़ हम कहते हैं स्टॉक करके रख लो, मतलब एक्स्ट्रा अपने पास संभाल कर रख लो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है H2O। अब H2 मतलब आपको पता ही है, H2 का मतलब तो क्या होता है, हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, और दोनों मिलके क्या बने, वाटर। तो H2O का मतलब ये है कि हमें पता है कि हमारे पास स्टॉक का मतलब है कि हमें पता है कि हमारे पास H2O है, यानी हमारे पास पानी बहुत है, और हमें ये भी पता है कि पानी में हाइड्रोजन और जैसे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो हमें ये भी पता है कि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि इतना अच्छी हमारे पास टेक्निक नहीं आई है कि हम हाइड्रोजन को अलग कर सकें और ऑक्सीजन को अलग, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हम अलग कर लेते हैं तो वो एक एनर्जी का बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकता है हमारे लिए। तो हमारे पास यहाँ स्टॉक तो है, पानी तो हमारे पास है, बट हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन को अलग कैसे करें और ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा की बात हो रही है, थोड़ी बहुत की नहीं हो रही है। कितना आपको पता है, अर्थ पे 70% के आसपास तो पानी है, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी के लिए। तो स्टॉक वो होते हैं जिनका हमें पता है, लेकिन ऐसी टेक्निक नहीं है जिनसे हम उनको मतलब उनको सेपरेट करके उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, फोर्थ आता है रिज़र्व। नाम से ही पता चल रहा है ना, रिज़र्व करना मतलब आगे के लिए बचा कर रखना, रिज़र्व करके रख देना। कैसे, वाटर इन डैम्स का इन्होंने एग्जांपल लिया। वाटर इन डैम्स मतलब देखिए, हमें पता है कि जो हमारे पास ऐसी टेक्निक्स भी आप कह सकते हो कि हैं कि अब हम कर रहे हैं कि भाई अपने पानी को इकट्ठा कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है कि जो रिवर्स का वाटर है, ठीक है, जैसे उसको अब हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, और
फिर भी हम उसको इतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जितना वो हमारे पास है। कहीं कहीं पे ही तो डैम्स बना रखे हैं हमने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम अपने वाटर को डैम्स वगैरह में या इस टाइप की चीज़ें बनाकर रिज़र्व करके रख सकते हैं, ताकि आगे जैसे एकदम से बारिश आती है और फ़्लो ज़्यादा होता है तो डायरेक्टली वो कहाँ चला जाता है, एकदम से पानी जो है ओशन में चला जाता है और फिर वो सारा का सारा सॉल्टी वाटर बन जाता है, हम ज़्यादा उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो हम जगह जगह आगे आने वाले टाइम में इस तरह से रिज़र्व करके पानी को रख सकते हैं, और अभी भी हम काफ़ी जगह पे ऐसा रिज़र्व रखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो डैम्स में वाटर है वो हमारा रिज़र्व वाटर है, वो अच्छा एग्ज़ाम्पल है। देखिए फिर से मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इजी है इधर वाले। और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप की है, बायोटिक अबायोटिक, पता है आपको। एग्जॉस्टेबल के बेसिस पे 2 टाइप है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ऑनरशिप के बेसिस पे भी 2 टाइप है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी बेस, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस पे ध्यान से रखना है आपको। पोटेंशियल वो है सोलर एनर्जी, आप एग्जांपल ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पोटेंशियल वो सोलर एनर्जी को आप ले सकते हो कि जो हमारे पास स्टॉक आ रहा है, मतलब जो हमारे पास है बट हम उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये मान लो कि हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोलर एनर्जी गुजरात और आप राजस्थान का एग्जांपल ले सकते हो कि वहाँ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा हम ले सकते हैं, पर हम उतना एरिया में ले नहीं रहे हैं। अभी तो वैसे बना है जैसलमेर में, बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना हुआ है, वहाँ पे बहुत एनर्जी मतलब वहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। आगे करते हैं डेवलप्ड रिसोर्स वो हैं जो हमारे पास हैं और हमें पता है कि कितनी मात्रा में अवेलेबल है, कितनी उनकी क्वांटिटी हमारे पास है और उनकी क्वालिटी क्या है, लेकिन हम उसे बहुत संभाल के रखना चाहते हैं क्योंकि उनको बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक जैसे H2O हमारे पास खूब मात्रा में पड़ा है, H2O पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन हम उसमें से सेपरेशन नहीं कर सकते कि H2 को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें। हाइड्रोजन से हमें एनर्जी मिल सकती है, हम उसे अलग करें तो खूब मिलेगी, बट इतना ज़्यादा हमारे पास टेक्निक्स नहीं आई हैं कि हम पूरे ओशन वाटर का H2 अलग कर लें, H2 को अलग कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर लें, तो H2 से हम एनर्जी ले लें, ठीक है। आगे आता है रिज़र्व का मतलब है कि हम आगे आने वाले टाइम में हमें पता है कि वाटर की बहुत शॉर्टेज होने वाली है पीने वाले पानी की, तो हम डैम्स वगैरह में उसे रिज़र्व करके रख सकते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन्हें रिज़र्व कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको करवा चुकी आप अब तक कि जो है वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए, एक रिसोर्स में क्या क्वालिटी हो सकती है, आप ये कह सकते हो। और दूसरा कि रिसोर्स जो है वो किस चीज़ पे बेस है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर उससे फिर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कर चुके हैं। अब जो अगला हमारा मतलब टॉपिक आएगा इसमें वो हम करेंगे रिसोर्स प्लानिंग। ओके, टिल देन थैंक यू।